अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम एक धुआंधार लेक्चर के साथ, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ, हाइड्रोकार्बन्स के साथ, सबसे ज़्यादा आने वाले एमसीक्यू आने वाले चैप्टर के साथ हम हाजिर हैं। भाई हम इधर ही हैं आपके साथ, और आज हम बात करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ। और वो जो हम बात करेंगे, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड एंड बैक फॉर द एमडीकैट बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ओके, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन हम ये नहीं पढ़ेंगे। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी आए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी आने के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एंड वी विल टॉक अबाउट दम फर्स्ट। ओके, अच्छा याद रखना, इसको कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। अब क्वेश्चन ये है कि भाई हम ये यहाँ तो आपको दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके वो हम आपको दें, लेकिन हमारे प्रीमियम जो कोर्स है उसमें हम ये जो चीज़ें हैं ये बहुत डिटेल में हमने एक्सप्लेन की है। यहाँ पर हम उतनी करेंगे जिससे आप वो काम कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हम यहाँ नहीं दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हम बहुत डिटेल में दे रहे हैं। देखो एक डिफरेंस होता है ना, कि जो हम यहाँ पर और एक बच्चा जो हमारे साथ पे करता है, तो डेफिनेटली उसको उससे ज़्यादा मिलता है कि जो आप कहीं और पे करते हैं। मतलब यहाँ आपको इतना मिलता है जो आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पे करते हैं, आपको उससे बेहतर लेक्चर्स, डाटा और सब कुछ मिलेगा। भाई alicoachingacademy.com का ये वादा है, अली सीरीज बुक्स का ये वादा है, हम जो देंगे वो सबसे बेहतर होगा इंशाल्लाह। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आप हमारी इस सेक्शन इस कोर्स से और हमारे इस चैलेंज से कितने मुतमईन हैं, हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड विद दिस कोर्स ऑफ अस। क्योंकि अगर आप अप्रिशिएट करेंगे और आपको फ़ायदा मिलेगा, तो हमें हमें और हम और इनकरेज होंगे और हमें और हौसला मिलेगा कि आपके लिए काम करें। क्योंकि भाई यहाँ जो हम काम करते हैं ये घंटों नहीं है, बल्कि ये हम 3 टीचर्स अभी हैं, बाकी और भी आएंगे। तो 3 टीचर्स कम से कम एक लेक्चर को रिकॉर्ड करने में, देखो लेक्चर तैयार करता है टीचर, फिर जाके वो देता है, फिर उसमें एडिटिंग होती है, फिर अपलोडिंग होती है। तो एक लेक्चर को अपलोड करने तक और आपको पहुँचने तक 5 घंटे लगते हैं। इसका मतलब अगर 3 दिन में हम 3 घंटे का लेक्चर देते हैं, तो 5 दिन 15 15 आवर्स लगते हैं, 15 आवर्स टोटल लगते हैं। तो ये हम कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, कि भाई किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, किसी भी एकेडमी से, कहीं से भी आपको सबसे बेस्ट लेक्चर्स मिलते हैं। और ये जो अक्सर लोग आप मुझे सेंड करते हैं, आई एम वेरी मच हैप्पी कि आप कहते हैं सर आपकी टीम बहुत अच्छी है और हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है। ये जो हमारी टीम है जो और जगहों में भी पढ़ाती है, लेकिन यहाँ पर और वहाँ पर आपको फ़र्क फ़ील हो गया होगा, ठीक है? बिकॉज़ व्हाटएवर वी गोना गिव यू, दैट विल बी द बेस्ट क्वालिटी इन पाकिस्तान इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, ठीक है? और फिर भी आपका फीडबैक आता रहेगा, जहाँ भी मसला हुआ। अब तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी कर रहे हैं, आपको जो क्वेश्चन होता है हम जाके वीडियो में उसका रिप्लाई करते हैं। देखो एक एक तो एक जनरल सा आंसर होता है कि जो एक बंदे के साथ रिलेटेड होता है। एक आपका क्वेश्चन जेन्युइन है, जो बहुत सारे लोग हैं उनका जो मसला है वो हल हो सकता है। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन होता है ऐसा, तो तब हम जाके उसकी वीडियो बनाते हैं और फिर हमको शेयर करते हैं। तो alicoachingacademy.com वेबसाइट पे जाइएगा। ऐसी अली कोचिंग अकेडमी की जो यूट्यूब चैनल है वो आपके लिए खुला है, वहां पर हजारों वीडियोस है। और अली सीरीज बुक्स बाय ACA यूट्यूब चैनल, जहां पर हमें एमडीकैट और एमसीक्यूज ला रहे हैं आपके लिए। तो भाई इसके साथ साथ आपके पास जो ये पढ़ने हो रहे हैं हम, इसके साथ साथ आपके पास केमिस्ट्री में पॉकेट वाली बुक जरूर होनी चाहिए। और अगर आप कहते हैं नहीं मेरी बेसिक्स कमजोर हैं, तो उसके लिए आपको कॉलेज केमिस्ट्री अली सीरीज वाली, अच्छा ये वाली बुक अली सीरीज की फर्स्ट ईयर वाली बुक आपके पास होनी चाहिए। एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन, और हम बात करेंगे आज रिएक्शन में इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सकता है मैं आपको दे दूं। अच्छा, टॉपिक था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, एमसीक्यूज हैं कि जो आते हैं। देखो पहले कुछ साल पहले ये जो एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं, उनमें से एक दो एमसीक्यूज ये ईथा या इम्डिकेट के बड़े फेवरेट एमसीक्यूज हुआ करते थे। नंबर 1, नंबर 2, जहाँ भी आप कहीं टेस्ट देने जाते थे ना, वो मॉक टेस्ट के लिए, वो जाके हर एक अपनी जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसमें ये डाला करता था, ठीक है? मुझे याद है कि 2019, 20, 21 में मैंने एक साल में 57 टेस्ट्स बनाए थे, और हमने कोशिश की थी कि कोई भी एमसीक्यू रिपीट ना हो। अगर रिपीट हो तो वो एक इफेक्टिव अंदाज में रिपीट हो, जो कि बच्चों को फायदा दे। तो अगर आपने टेस्ट देने हैं तो हमारे साथ दीजिएगा। याद रखना, टेस्ट आपको इतना फायदा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते, और हमारे साथ देंगे फिर तो भाई बल्ले बल्ले, ठीक है?
Anyways, so let's talk about the reaction intermediate and reaction mechanism. भाई ये क्या चीज है? देखो, किसी भी रिएक्शन को याद करने के लिए उसका एक बैकग्राउंड होता है और उसको कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। आप कहेंगे सर ये क्या चीजें हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। रिएक्शन इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म हम कहते हैं ना, मैकेनिज्म आप वैसे आपने पढ़ा होगा, दिस इज द पाथ व्हिच इज फॉलोड बाय द रिएक्शन, राइट, द पाथ फॉलोड बाय द रिएक्शन, ये आप पढ़ते हैं ना। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कुछ वेरी आसान तरीकों में, भाई रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है। रिएक्शन मैकेनिज्म ये है ना, देखो हम ये कहते हैं कोवेलेंट रिएक्शंस आर स्लो रिएक्शंस। ये हम कहते हैं कि जो कोवेलेंट रिएक्शंस होते हैं ना, कोवेलेंट बॉन्ड की जो रिएक्शन होते हैं या ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं कोवेलेंट, ये स्लो होते हैं। ये क्या होते हैं? स्लो। अब क्यों स्लो होते हैं? क्योंकि याद रखना, रिएक्शन मैकेनिज्म इज द बॉन्ड ब्रेकिंग ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग, अच्छा, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड फॉर्मेशन, ये दो चीजें याद रखना। जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, उसको हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। सो रिएक्शन मैकेनिज्म इज समथिंग इन व्हिच द ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। उसको हम कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। बॉन्ड्स बनते हैं, बॉन्ड्स टूटते हैं और बनते हैं। तो जो बॉन्ड टूट जाए और फिर नहीं बन जाए, इसको हम कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। अब इसी को पाथ कहते हैं। तो आपकी बुक्स में जो लिखा है, द पाथ फॉलोड बाय रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। तो अब वो पाथ क्या है? वो पाथ है बॉन्ड ब्रेकिंग। क्या कहते हैं? बॉन्ड ब्रेकिंग और फिर न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन हम पहली बात करेंगे कि बॉन्ड ब्रेकिंग कैसी होती है एंड हाउ टू एक्सप्लेन द बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद जैसे ब्रेक करते हैं, आपके पास एक चीज बन जाती है जो प्रोडक्ट से पहले होती है, उसको कहते हैं क्या? इंटरमीडिएट। मतलब ये देखो, मेरे पास बॉन्ड है, हम इसको कहते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग को हम कहते हैं बॉन्ड फिशन। याद रखना है, इसको क्या कहते हैं? बॉन्ड फिशन। व्हाट इज बॉन्ड फिशन? तो बॉन्ड फिशन इज एक्चुअली क्या? दिस इज बॉन्ड ब्रेकिंग। ये क्या है? दिस इज बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेक होता है, क्या होता है? बॉन्ड टूटता है। द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड। अब जो बॉन्ड टूटता है वो कैसे टूटता है, तो मैं बताता हूं आपको। देखो फॉर एग्जांपल, वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल ये बॉन्ड है फॉर एग्जांपल, और ये बी के साथ इसने बॉन्ड बनाया, जाके हम इसको तोड़ते हैं, ए बना प्लस बी बना। अब देखो इस पे प्लस आया, इस पे माइनस आया। ये जो बीच वाली चीज है, न प्रोडक्ट है न रिएक्टेंट है। अब ठीक है, क्योंकि इसने जाके किसी और के साथ बॉन्ड बनाना होगा। तो इस चीज को हम कहते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसको क्या कहते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसको रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। डू अंडरस्टैंड? इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। एनीवेज, सो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट द फिशन। अब हम आते हैं डिटेल में थोड़ा सा। हम आज का हमारा टॉपिक क्या है? हम बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन की बात करेंगे और साथ में हम रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करेंगे। वो जो न रिएक्टेंट है और न प्रोडक्ट है लेकिन रिएक्शन में है, उसको रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। द वन विच इज बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट क्या है? हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। किसे कहते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। मेरे साथ रहिएगा, अच्छा, इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। भाई किसे कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट? द वन याद रखना, विच इज द वन विच इज बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हो उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है ना? आप मेरे साथ है ना? ठीक है, मेरे साथ रहिएगा। इसको हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, एंड वी विल टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द रिएक्शन इंटरमीडिएट बिकॉज़ टुडे आवर टॉपिक इज रिलेटेड टू द रिएक्शन मैकेनिज्म एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट। आज हमारा पहला दिन है जिसमें हम किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे, क्योंकि 3 रिएक्शन मैकेनिज्म है आपकी बुक में, हम एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो रिएक्शन है वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी, वो बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। हमने ये बात बताई थी कि जब भी हम सिंगल बॉन्ड देखते हैं वहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। जब सिर्फ अल्केन होता है, कार्बन कार्बन के सिंगल सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, फिर उसको हम कहते हैं क्या? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एनीवेज, सो टुडे आवर टॉपिक इज इंटरमीडिएट। अब हम बात करेंगे इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट तक आते हैं, इंटरमीडिएट बनता कैसे है हम ये बात करते हैं। हाउ इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, हाउ intermediate how intermediate is formed, how intermediate is formed।
ये याद रखना, ये जो लेक्चर मैं ले रहा हूं ना, ये लेक्चर जाके आपने कहीं लेक्चर लिया होगा ना, आपने फ्रेश सेशन में, रिपीटर में, कहीं भी लेक्चर लिया होगा, इस लेक्चर को आप अपने पेड लेक्चर के साथ कंपेयर करके नीचे लिखे, ये बेहतर है या वो बेहतर था। समझ आ रही बात? ये बेहतर था, बेहतर है या वो हालांकि ये हम इतनी डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं जो कि हम प्रीमियम में पढ़ाते हैं, ठीक है ना। हमारी प्रीमियम के जो बच्चे होते हैं ना, वो अच्छे अच्छे टीचर से अच्छे होते हैं। समझ आ रही बात? क्योंकि उनको हम बाप बना लेते हैं, माँ बना लेते हैं, भाई केमिस्ट्री में ये होता है, भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यू अंडरस्टैंड? तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपके पास जो भी लेक्चर है जाके उठाई और फिर मुझे बताएं कि सर वो बेहतर था या ये बेहतर। लेकिन आज ये कमेंट करना है, ये आपने करना, ऑनेस्ट कमेंट। अगर अच्छा नहीं है फिर भी कमेंट करिए। अगर आपको लगता है ना यार ये वाला डाटा और जो सर पढ़ा रहे इन दोनों में वो वाला अच्छा था, बेशक ऑनेस्ट करें। लेकिन आपको अगर ये अच्छा लगता है फिर आपने ऑनेस्टली कमेंट करना है कि हाँ जी ये करें, ठीक है ना। कभी कभी कुछ लोग कमेंट करते हैं, जैसे उस दिन किसी बंदे ने कमेंट किया था, हमने ट्रेस किया, वो निकला, बस उसको हम बात नहीं करेंगे। लेकिन आपको पता है भाई, जब आप ऊपर जाते हैं तो जेलसी बहुत होती है, लोग आपकी टांगी खींचते हैं, वो करते हैं। ये कंडक्शन में हमने कितनी मेहनत की थी ना, हमने कैश किया था, अपने पैसे लगाए थे, हम गए थे, कितने हमें थ्रेट्स हमने आप लोगों के सामने के लिए वो सारे थ्रेट बर्दाश्त किए, हमने आपके लिए किए थे ना। हमारा क्या था अपना, आपके लिए रिकंडक्ट हुआ। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा हुआ कि हम डट के खड़े हो गए और हमने पूरा का पूरा इम्तिकाज टेस्ट रिकंडक्ट करवाया। और ये जो आंखों में आंखें डाल के कहा, जो भी जितनी भी लोग थे, चाहे वो गवर्नमेंट वाले थे, चाहे नॉन गवर्नमेंट वाले थे, चाहे वो थे जिन्होंने लाखों बिलियन ऑफ रुपीज दी थी, वो सब हमारे सामने, हमें थ्रेट आते थे, हम गए तो वापस नहीं आओगे, इतने बड़े थ्रेट्स हम आते थे। हमने कहा भाई जो कर सकते हो करो, देखेंगे, हम हक के साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े होंगे, ठीक है। तो भाई यहां भी आपने ये करना है, हम आपके लिए कर रहे हैं ना ये सब। तो भाई आपने प्लीज इतना तो करना है ना कि इसलिए ये जो हमारा चैनल है इसको सब ये क्या है, सब्सक्राइब करके लोगों को फैलाओ, कहो ये लो जी, क्यों फिर पैसे दे रहे हैं उधर जब आपको ये फ्री में मिल रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको ये फायदा मिलता है और फिर आपने अकेडमी आना है तो फिर आप कहाँ जाएंगे? कम से कम इतना तो सोचिए कि भाई अगर एक बंदा आपके लिए इतना कर रही है तो आपको कहाँ जाना चाहिए। बस ये आप मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। AlyKochiangAcademy.com वेबसाइट पे जाइए और इसको भी फैलाइए, लोगों को बताइए भाई इसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। ये आपका फर्ज बनता है, अगर आपको यहां से आप सीख रहे हैं तो अच्छी तरह, ठीक है, अच्छी तरह सीख रहे हैं। ओके, हम बात करें यार व्हाट हाउ रिएक्शन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, हम इसकी बात करेंगे। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट कैसे बनता है? बॉन्ड फिशन से। किससे बनता है? ये बनता है बॉन्ड फिशन से, बॉन्ड फिशन से। अब गौर से देखें, बॉन्ड फिशन हमारे पास, मैंने आपको बताया भाई बॉन्ड फिशन क्या चीज है। बॉन्ड फिशन इज द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। ये क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या कहते हैं, हमारे पास बॉन्ड फिशन होती है। अब देखो, बॉन्ड फिशन हमारे पास दो किस्म की होती है, हमारे पास दो किस्म की। देखो हमारे पास बॉन्ड फिशन होती है ना, देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स। क्या है वो टाइप्स? हमारे पास दो टाइप्स है। एक को हम कहते हैं ना, एक को हम कहते हैं होमोलाइसिस और दूसरे को कहते हैं हीट्रो, ये ई में भूल गया तो मैं जरा लिख लूंगा, हीट्रोलाइसिस। ये दो है, होमोलाइसिस एंड हीट्रोलाइसिस, ये दो हमारे पास आते हैं। ओके, होमोलाइसिस, होमो नाम से जाहिर है भाई होमो है, तो होमो कहते हैं किसको? सेम को। लाइसिस है, लाइसिस किसे कहते हैं? लाइसिस कहते हैं ब्रेकिंग को, ठीक है। अब देखना हीट्रो, हीट्रो किसे कहते हैं? भाई केमिस्ट्री इतनी मुश्किल नहीं है, आप अल्फाज और उसके मतलब को समझो फिर देखिए यहां पर इसका क्या मतलब होगा। देखो केमिस्ट्री में मैं आपको एक आसान आसान तरीका बताता हूं। देखो हीट्रो किसे कहते हैं? हीट्रो हम कहते हैं ना डिफरेंट को, और लाइसिस किसे कहते हैं? ये कहते हैं ब्रेकिंग को, ये है ना। अब डिफरेंट क्या, वो मैं समझाता हूँ, लेकिन उसको उल्टा करो, ब्रेकिंग ऑफ डिफरेंट, ब्रेकिंग ऑफ डिफरेंट, कॉमन ऐसे कहते हैं, ब्रेकिंग ऑफ सेम, क्या, ये मैं समझाता हूँ। इसको एक और नाम भी कहते हैं, इसको कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड, इसको कहते हैं होमो, दिस आल्सो कॉल्ड होमोलाइटिक फिशन। इसको क्या कहते हैं? होमोलाइटिक फिशन।
और दिस इज हेट्रोलाइसिस इज आल्सो कॉल्ड हेट्रोलाइटिक फिशन, होमोलाइटिक फिशन एंड हेट्रोलाइटिक फिशन, होमोलाइसिस एंड हेट्रोलाइसिस, ये है। अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूं आपको, लेकिन पहले आप इसको समझिए। देखो, पहले मैं होमोलाइसिस को लेता हूं, होमोलाइसिस वाले को मैं लेके आपको समझाता हूं कि भाई ये कैसे होता है। देखो, ये मैंने एक्सप्लेन करना है। अच्छा, इधर देखो, होमोलाइसिस की हम बात करें ना, होमोलाइसिस, देखो हमारे पास एक बॉन्ड है जिसमें ए और फॉर एग्जांपल बी है। तो ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ये कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? तो आप मुझे कहेंगे सर ये 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो इस बॉन्ड की जगह मैं क्या करूंगा, ये लगा लूंगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने कुछ काम करनी है, याद रखना क्या, ये बॉन्ड तोड़ने के लिए, लाइसिस तोड़ने को कहते हैं, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, राइट। लेकिन ये सेम क्या है, सेम मैं समझाता हूं आपको। अब मैं क्या करता हूं, मैं कुछ काम करता हूं। नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल मैं सनलाइट यहां पर लेता हूं, उसको सनलाइट या यूवी लाइट। दूसरा, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। तीसरा, हम कहते हैं भाई आप हीट दे दें, हीट, टेम्परेचर। ठीक है। चौथा, आप फॉर एग्जाम्पल आप पर ऑक्साइड इधर डाली। ये 4 चीजें आपने याद रखनी है, क्योंकि आगे भी हम जाके इनको एक्सप्लेन करेंगे। अब ये क्या होगा, यहां पर होगा ये ना कि यहां पर जो ए है और इसके जो इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। ये 2 स्प्लिट हो जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा ए विद फ्री रेडिकल विद 1 इलेक्ट्रॉन एंड बी विद 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो ए नहीं, एक इलेक्ट्रॉन आता है ना बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद, बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद याद रखना। अच्छा, बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद इफ एन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट की बात करें, एन इंटरमीडिएट, if an intermediate contains 1 electron, it is called, इसको क्या कहते हैं बोलो भाई, इसको कहते हैं अब फ्री रेडिकल। इसको क्या कहते हैं, अब इसको कहते हैं फ्री रेडिकल। मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन उधर गया, क्योंकि जो बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है। बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर गया। तो हम देखो गौर से, ये क्या हो गया। अब ये नहीं है, ये 2 हमारे पास फ्री रेडिकल्स हैं। नाउ देयर आर दीज आर फ्री रेडिकल्स। ये क्या है, फ्री रेडिकल्स है। तो इसको हम कहते हैं फिर, तो इफ एन इंटरमीडिएट कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, 2 नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। इसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। अब फ्री रेडिकल के बारे में हम कुछ बातें हकायक इधर लिखेंगे कि व्हाट फ्री रेडिकल इज। समझ आ रही बात। होमोलाइसिस क्या है, होमोलाइसिस वो है कि जब आप किसी कोई बॉन्ड है, इसको आप हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, या पेरोक्साइड डालते हैं, या सनलाइट से पास करते हैं, कुछ करते हैं, और उसको पास करने के बाद क्या हो जाता है, पास करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उधर चला जाता है। इसको हम कहते हैं होमोलाइसिस, या इसको कहते हैं होमोलाइटिक फिशन। होमोलाइटिक फिशन याद रखना। अच्छा, ये नाम याद रखना, होमोलाइसिस या होमोलाइटिक फिशन इसको कहते हैं कि भाई फिशन हो गई, ब्रेकिंग हो गई। होमोलाइसिस मतलब कि सेम इलेक्ट्रॉन्स ऑन द अदर साइड, सेम इलेक्ट्रॉन्स ऑन द अदर साइड। अभी जो सेम की हम बात की ना, सेम, मैंने कहा ना, सेम समझाता हूं आपको। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन आइदर साइड, यानी दोनों साइड्स पे, दोनों साइड्स पे क्या है, सेम इलेक्ट्रॉन्स है। इसको हम कहते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड सेम इन हियर। इफ मतलब after breaking of the bond, same electrons are present with the both substances. Do you understand? ये both the atoms, ये both, तो ये इसको हम, ये both the groups, दोनों ग्रुप्स के साथ, ये जो ग्रुप्स है ना, ये एटम्स है, ये जो भी है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आए, इसको हम कहते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। एनीवेज, हम आते हैं फ्री रेडिकल की कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ। फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल समझ गए, फ्री रेडिकल क्या है, कि फ्री रेडिकल क्या है, फ्री रेडिकल उसको हम कहते हैं कि व्हेन इंटरमीडिएट कंटेन, इंटरमीडिएट अब इसको कहते हैं, अच्छा ये न रिएक्टेंट है न प्रोडक्ट है। अब ये हमारे पास क्या है, दिस इज इंटरमीडिएट। तो पहला इंटरमीडिएट हम पढ़ रहे हैं आज, क्योंकि इसके बाद और भी इंटरमीडिएट सभी हम पढ़ेंगे।
तो ये इंटरमीडिएट है। और ये क्या है, हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, ये इंटरमीडिएट है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये इंटरमीडिएट है और इसके पास क्या है, नाउ इट हैज वन इलेक्ट्रॉन। ओके जनाब, ये आपको क्लियर हो गया कि भाई ये इंटरमीडिएट है और इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। इट हैज वन इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन, बल्कि मैं ऐसे बड़ा बड़ा लिख लूंगा कि आपको याद हो कि क्या है, वन इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन आया। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे और ये प्रॉपर्टीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो पहली बात ये है ना कि अगर आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी बांड हम देखते हैं, हो गया फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा ना, आगे हम इंटरमीडिएट्स के साथ हमारा बहुत वास्ता आएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। हम कहेंगे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हो गया H, ये इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। हमने लिखा ना CH3, ये तो फ्री रेडिकल। हमने लिखा ना C, ये तो फ्री रेडिकल। हमने लिखा ना Cl, तो ये फ्री रेडिकल। ये सारे के सारे फ्री रेडिकल है जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन आता है। मैंने CH3 भी लिखा, वो इसलिए लिखा कि आपको क्लियर हो, ठीक है। हम दो ऐसे हैं जिनके हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था दो की हम पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे ये अब ये क्या है, ये मिथाइल इंटरमीडिएट है। हम एक और करेंगे, ये ईथेन है ना, CH3 और CH3, ये है। इसे एक इलेक्ट्रॉन गया तो ये हो जाएगा, ये हाइड्रोजन गया तो ये हो जाएगा फ्री रेडिकल। नाउ वी हैव द फ्री रेडिकल, दीज आर द फ्री रेडिकल। ये क्या है, ये फ्री रेडिकल्स है। अब हमारे पास ये क्या है, दीज आर द फ्री रेडिकल्स, ये हमारे पास फ्री रेडिकल्स हैं। अब फ्री रेडिकल्स की हम कुछ बातें करेंगे, आपको डिटेल में मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, ठीक है। ओके जनाब, हम अब देख रहे हैं, पहली बात ये है ना, अब इन सबको देखिए तो आपको लगेगा ना इनका इलेक्ट्रॉन ऑड होता है। क्या होता है, ऑड। इसका मतलब यहां पर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। 1 3 5 7 ये बनते हैं, यानी ये देखो यहाँ पर 1 है, 1 3 5 7 9 11, ये है, इसको हम कहते हैं ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गई। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो पहली चीज आपको जहन में आनी चाहिए ना, अगर आपको केमिस्ट्री आती है तो पहली चीज जो आपके जहन में आनी चाहिए वो क्या है, वो है पैरामैग्नेटिज्म। क्या, पैरा, तो भाई ये हम कहते हैं ये क्या है, दिस इज पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं किसको, ये मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर ये पड़ा है और मैग्नेट आप रखेंगे ना तो मैग्नेट इसको अपनी तरफ रखेगा, अट्रैक्ट करेगा। वी कॉल इट पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म क्यों होता है, पैरामैग्नेटिज्म की जो रीजन होती है ना वो अनपैड इलेक्ट्रॉन होती है। ये क्या है, अनपैड इलेक्ट्रॉन्स है, अनपैड इलेक्ट्रॉन्स। सो पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू अनपैड इलेक्ट्रॉन्स, ये अनपैड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये होता है। अच्छा एक और चीज, इसमें कोई चार्ज है, इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन इस पर कोई चार्ज है, आप कहेंगे नहीं नो चार्ज है। तो क्या ये पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, आप कहेंगे सर चार्ज है ही नहीं। तो जिस पे चार्ज ना हो उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट न्यूट्रल। ये हमारे पास क्या होता है, दूसरा ये हमारे पास न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल है। तो याद रखना फ्री रेडिकल ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पैरामैग्नेटिज्म होता है और जाके ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। देखो अगर चार्ज होता तो फिर उसको हम कैटाइन या एनाइन कहते हैं, ऐसा है ना। कैटाइन एनाइन के साथ इनकी जो नेचर है ये चेंज हो जाती है, समझ आ रही बात। अब देखने एक और चीज, हम कहते हैं ना कि जब फ्री रेडिकल होता है ना, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिया ऐसा, इसने कितनी सिग्मा बॉन्ड बनाई है, तो आप कहते 3। क्या इसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। ऑर्बिटल है जो कि बॉन्ड बना सकता है, नहीं है, समझ आ रही बात। या एक ऐसा ऑर्बिटल जो कि जिसने बॉन्ड बनाया है, नहीं है ना। एक इलेक्ट्रॉन है तो बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास कमी है, नहीं है। हम कहते हैं इसकी हाइब्रिडेशन होती है sp2। गौर से मेरी बात देखना, अगर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाई, 4 बॉन्ड, इसकी हाइब्रिडेशन होती है sp3। क्या होती है, इसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3 होती है। और एक इलेक्ट्रॉन, ये नहीं है, ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इधर हाइड्रोजन गया, एक इलेक्ट्रॉन रह गया और एक चला गया। अब याद रखना अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन रह गया फिर हम कहते हैं इसकी हाइब्रिडेशन हो जाती है sp2, एक कम हो जाती है। हाइब्रिडेशन क्या हो जाती है, sp2 हो जाती है।
समझ आ रही बात? अच्छा ये हो गया। अच्छा याद रखना एक और चीज, ये जो फ्री रेडिकल होते हैं ना, फ्री रेडिकल ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। दीज आर वेरी वेरी रिएक्टिव। ये क्या है? दीज आर वेरी रिएक्टिव। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इतने रिएक्टिव होते हैं ना कि अगर इसको कोई कुछ भी कहीं दूसरा फ्री रेडिकल मिलता है ना, ये एकदम जाके रिएक्शन करते हैं। ये क्या करते हैं? ये एकदम जाके रिएक्शन करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं भाई फ्री रेडिकल जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। दिस इज वेरी वेरी मच रिएक्टिव, दिस इज हाईली रिएक्टिव। तो फ्री रेडिकल अब ये जो रिएक्शन करेंगे, ये जो रिएक्शन करेंगे, ये कौन से रिएक्शन करेंगे? ठीक है, तो ये जो रिएक्शन करते हैं ना, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। ये क्या करते हैं? दीज आर, ये करते हैं अल्केन्स में करते हैं ये, और ये करते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर कौन सा रिएक्शन होता है? फ्री रेडिकल। तो ये अल्केन्स में, अल्केन्स की हम बात कर रहे हैं, तो अल्केन्स में, अल्केन्स में ये अल्केन्स, अल्केन्स में ये करते हैं, याद रखना, ये करते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन करते हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। ये रिएक्शन बड़े ये तेज होते हैं, बड़े तेज होते हैं। अच्छा, अब ये रिएक्शन कितने तेज है? तो उसके लिए एक चीज की जरूरत है। देखो, हमारे पास फ्री रेडिकल जो बनते हैं ना, वो डिफरेंट टाइप के बनते हैं। डिफरेंट टाइप का मतलब ये है, वो डिपेंड करता है उस कार्बन की। देखो गौर से मेरी बात, अगर मैं ऐसा कहूं ना आपको, अगर मैं ऐसा कहूं कि ये मैं इधर लिखता हूं, अच्छा वो वाले, ये मैं इधर लिखता हूं। अब देखो मैं आपको बताता हूं, मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के फ्री रेडिकल्स, और उन फ्री रेडिकल्स की मैं बात करूंगा आपको, और फिर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा रिएक्टिविटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। ये अगर कैमरे में नजर नहीं आता तो थोड़ा सा बैठ कर, रिएक्टिविटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, या हम इसको कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ये दोनों हमारे पास क्या है? एक ही टॉपिक है। ये दोनों क्या है? दीज आर द सेम टॉपिक्स। ये टॉपिक सेम है। हम इसको कहेंगे रिएक्टिविटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, या इसको हम कहेंगे क्या? या हम इसको कहेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, ये दो बात याद रखना, रिएक्टिविटी ऑफ फ्री रेडिकल्स और स्टेबिलिटी। देखो मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के हैं। मैंने एक लिया ना, देखो मैंने एक फ्री रेडिकल लिया ये, और ये है मिथाइल फ्री रेडिकल। मैं खोल लेता हूं, ये मैंने ऐसे लिया ना, तो यहां इसके साथ एक और कार्बन है, तो ये हो गया इथाइल फ्री रेडिकल। यानी इस कार्बन के साथ सारे के सारे जो अटैच है वो हाइड्रोजन है। तो मिथाइल इथाइल को छोड़े, पहले इस पे फोकस करें। यहां पर क्या अटैच है इसके साथ? तो आप कहेंगे सर सारे के सारे हाइड्रोजन अटैच है। ये हो गया। अच्छा एक और मैं लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया ये हो गया ये, तो यहां पर एक सी था, या बल्कि सी की जगह मैं लिखूंगा आर। ठीक है, आसानी के लिए मैं क्या लिखूंगा? आर, कि भाई आपको पता हो ये आर का मतलब होता है कोई भी हो सकता है ग्रुप, एक कार्बन, दो, तीन, चार, कितने भी हो सकते हैं, यानी इसके साथ अटैच आर है। ये हो गया। और अब एक और मैं लिखता हूं, ये मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल, आखिरी मेरे पास है कि जो एक ऐसा कार्बन, फ्री रेडिकल वाला कार्बन, जिसके साथ 3 आर अटैच है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ठीक है, अब मेरे पास कितने फ्री रेडिकल है? 1 2 3 4, 4 फ्री रेडिकल्स है। मैंने कहा दो चीज एक्सप्लेन करूंगा, एक इसकी रिएक्टिविटी, दूसरी इसकी स्टेबिलिटी। अब दोनों में क्या फर्क है? देखो हम ये कहते हैं ना, ये फ्री रेडिकल है इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, और ये फ्री रेडिकल है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। क्या है? कमी है। एक बात याद रखना, यहां पर जो आर ग्रुप्स अटैच है ना, आर ग्रुप, एक बात याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इसको हम कहते हैं ना इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या इसको हम कहते हैं ना ये ई इलेक्ट्रॉन, ये हो गया डी डोनेटिंग, एंड जी ग्रुप, ईडीजी यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।
ये जो आर होते हैं ना, आर 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 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन है? ये आर होते हैं, आर। और हाइड्रोजन भी है, लेकिन हाइड्रोजन याद रखना, दीज आर द वीकेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वीकेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, सबसे कमजोर, यानी सबसे कम अगर कोई देता है ना। दूसरी दो बातें याद रखना, एक इलेक्ट्रोफाइल दुनिया का सबसे कमजोर तरीन हाइड्रोजन है, और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब देखो, हम ये कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बहुत कमजोर है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं देता। ये देखो, ये 3 है, ठीक है। अब यहां देखो, मैं वो कहता हूं ना कि ये देखो, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं लेकिन बहुत ही कम, तो मतलब ये क्या होगा, ये इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा जितना कि ये स्टेबल होगा। इट्स स्टेबिलिटी विल बी मोर, क्योंकि ये आर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो जाती है। समझ आ रही बात? तो इन दोनों की निस्बत क्या है? आर ग्रुप। अब देखो, एक आर इलेक्ट्रॉन देता है और यहां पर 2 आर इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो मुझे बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? हम कहीं भाई जो 2 आर वाले हैं और फिर 3 आर वाले, अगर इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि 3 आर वाले ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, तो देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, when there are 3 electron donating groups mean these are more stable। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहूं, देखो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको कहें ना, इसको हम कहते हैं 0 डिग्री, इसको हम कहते हैं 0 डिग्री, मिस्टेक, इस कार्बन को हम कहते हैं ना, ये कार्बन, इस कार्बन को हम कहते हैं, दिस कार्बन इज कॉल्ड 0 डिग्री, इसको कहते हैं 1 डिग्री, इसको कहते हैं 2 डिग्री, और इसको कहते हैं 3 डिग्री। अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखूं तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसे होगा, देखो मैं कहूंगा स्टेबिलिटी ऑर्डर इज क्या होगा, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, इज मोर स्टेबल देन 0 डिग्री। समझ आ रही बात? कि अगर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास मिथाइल फ्री रेडिकल है, तो दैट इज लेस स्टेबल देन दिस वन, सॉरी, लेस स्टेबल देन दिस वन which containing one alkyl group. So more the alkyl groups, more will be the stability. ये जुमला अपने साथ लिखिएगा कि more alkyl groups, more alkyl, इसको R जो हम कहते हैं ना, R is called alkyl groups. More alkyl groups, more is the stability. उल्टा करो, less the alkyl groups, less is the stability. alkyl groups को कम करो, stability कम हो जाए। तो हम इसकी बात कर रहे थे कि भाई मोस्ट सब्सटीट्यूटेड, या हम कहते हैं कि मोस्ट सब्सटीट्यूटेड, यानी इसको ऐसे कहते हैं कि जितनी ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स हैं हम उसको मोस्ट सब्सटीट्यूटेड कहते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बच्चे कहते हैं कि सर अल्केन में तो सब्सटीट्यूशन ऐसी नहीं होती, ठीक है, आर वाई। तो फिर आप समझते हैं कि भाई कार्बन के साथ जितनी ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा। समझ आ रही बात? हम ये था हमारा होमोलाइसिस का कहानी, और ये थी फ्री रेडिकल की। तो विच फ्री रेडिकल इज द मोस्ट स्टेबल? तब कहेंगे 4 डिग्री वाला, या हम कहते हैं इसको टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और फिर मिथाइल, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका टर्शरी इज मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी, विच इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी, विच इज मोर स्टेबल देन द 0 डिग्री, या द मिथाइल। आई एम श्योर कि ये सब आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई हम क्या लिखते हैं, इसकी स्टेबिलिटी ऐसे लिखते हैं। समझ गए ना? बॉन्ड टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन आता है, उसको फ्री रेडिकल कहते हैं। फ्री रेडिकल में फिर हमने कहा पैरामैग्नेटिक है, न्यूट्रल है, ज्यादा रिएक्टिव है, ये सारी बातें हमने की हैं जो यहाँ पर हमने पढ़ी हैं, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। और ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। कौन सा रिएक्शन? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। फिर हमने कहा कि अगर डिफरेंट टाइप ऑफ मिथाइल ग्रुप्स हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, फिर हम ये देखेंगे जिस फ्री रेडिकल के साथ जितनी ज्यादा आर ग्रुप्स अटैच होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। एनीवेज, अब आते हैं हेट्रोलाइसिस की तरफ, और हाइड्रोलाइटिक फिशन की हम बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि हमारे लिए दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्री रेडिकल बन जाए, और यहाँ पर कुछ और बनता है। यहाँ पर कहते हैं हमारे पास क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बनते हैं। ओके, हम बॉन्ड फिशन की बात कर रहे थे, और बॉन्ड फिशन में हमने होमोलाइसिस पढ़ी
इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट पहला हमारे पास आया और उसको कहते हैं फ्री रेडिकल। अब हम जाके बॉन्ड फिशन में दूसरा पढ़ेंगे और जिसको कहते हैं हेटेरोलाइसिस। क्या पढ़ेंगे हम? हेटेरोलाइसिस। तो हेटेरोलाइसिस को हम पढ़ेंगे डिटेल में। वी विल टॉक अबाउट दिस हेटेरोलाइसिस इन डिटेल। हम हेटेरोलाइसिस की बात करेंगे डिटेल में। वी विल टॉक अबाउट हेटेरोलाइसिस, या इसका दूसरा नाम क्या है? हमने पहले पढ़ा था कि इसका जो दूसरा नाम है वो है दैट इज हेटेरोलाइटिक फिशन। इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड हेटेरोलाइटिक फिशन। दिस इज हेटेरोलाइटिक फिशन। ठीक है, अब हम एक बात करते हैं, थोड़ा सा आपको वो कराते हैं। हेटेरोलाइटिक फिशन में क्या होता है? हम उसकी ओके हम क्या कहते हैं, अब हम हेटेरोलाइटिक फिशन या हेटेरोलाइसिस करते हैं। तो जब हम ये करते हैं, हमारे पास जो कंपाउंड होता है ना, मॉलिक्यूल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा उसमें ये होगा, किस में होगा? पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये रिएक्शन होता है। देखो, अब हम कहेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ? तो ये इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको, बल्कि ये पूरा का पूरा डिटेल में समझाता हूँ आपको। हमारे पास जब ये बनता है ना, क्या नाम है ये जो हम कहते हैं कि एक और इंटरमीडिएट जिनकी बात करेंगे हम, तो ये पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है कि जो कार्बन के साथ जो दूसरा ग्रुप अटैच होता है ये, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। क्या हो? ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। अब जब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हमें पता है जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर बीच में होते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर नहीं रहते, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से जाके इसके करीब आ जाता है, इधर इसके पास होता है। अब इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब गौर से मेरी बात सुनना, इलेक्ट्रॉन जिसके करीब आते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। अब बांड तो नहीं छूटा ना, बांड तो नहीं छूटा, तो बांड नहीं छूटा तो यहां पर हम आएंगे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये है हमारे पास बांड। इस बांड को हम दूसरे अंदाज में जाहिर करते हैं। वी वन आर रिप्रेजेंट एज ए एंड बी। हमने कहा ए है फॉर एग्जाम्पल और बी है, इसने ये बांड बनाया है। ठीक है, आसानी के लिए ये आपके साथ आसान हो जाएगा। अब हम दोनों को देखिए, ये हमारे पास एक पोलर कंपाउंड है, तो इस बांड को हम कहते हैं दिस इज अ पोलर बांड। ये कौन सा बांड है? पोलर बांड। अब देखो, यहां अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दिस वन, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब अगर इस कंपाउंड को मैंने तोड़ना है, क्या करना है? इसको तोड़ना है, मैं इसको पोलर सॉल्वेंट के अंदर डाल दूंगा। किसके अंदर? पोलर सॉल्वेंट। सबसे मशहूर तरीन पोलर सॉल्वेंट कौन है? वो वाटर है। इसको मैं पोलर सॉल्वेंट में डाल देता हूं। किसमें? पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर सॉल्वेंट कौन है? देखो, पोलर सॉल्वेंट जो हम लेते हैं, सबसे मशहूर तरीन पोलर सॉल्वेंट, ये हमारे पास होता है H2O। तो H2O दुनिया का एक इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, जो कहीं भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है? ये पोलर सॉल्वेंट होता है। दूसरा हम कहते हैं ना, हमारे पास अल्कोहल होता है, अल्कोहल एटसेट्रा, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हम लेते हैं, जिसमें से हम एसिड्स भी रहते हैं, बाकी भी रहते हैं, लेकिन ये दो हमारे पास हैं जो कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। इस तरह एसीटोन भी इस्तेमाल होता है। H2O यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसको कहते हैं, तो ज्यादातर हम यही लेते हैं। अच्छा, क्या होता है? पानी में आपने इसको डाला, अब देखो होता ही है ना, आप इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये जो ए है ना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला, तो इससे पूरा ये बांड टूट जाएगा। जब बांड नहीं टूटा होता ना, वहां पर बांड जो चार्ज आता है वो पार्शियल होता है, ये पार्शियल। इसका मतलब ये है कि अभी बांड है, अभी कोवलेंट बांड है, बांड नहीं टूटा। जब बांड टूटेगा ना, ये क्या होगा? यहां पर आएगा प्लस चार्ज और यहां पर आएगा बी, यानी माइनस चार्ज। क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा। अब यहां पर एक चीज है, यहां पर एक और इंटरमीडिएट बना, हमारे पास ऐसे इंटरमीडिएट बने, अब चार्ज्ड इंटरमीडिएट है। अब आपको होता है जब पॉजिटिव चार्ज कहीं होता है तो इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड, जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड केटाइन। केटाइन यानी केटाइन, अब इसको केटाइन कहते हैं, वी कॉल इट केटाइन। ये क्या है? इसको कहते हैं एन आयन यानी एनाइन। ये हो गया केटाइन एंड एनाइन। समझ आ रही बात?
अब इसकी प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम लेते हैं कौन, लेट्स टॉक अबाउट द कैटाइन। ये जो कैटाइन होता है, मैंने आपको कहा ना ये कार्बन होता है। अब देखो ये बांड टूटता है ना, ये वाला बांड, गौर से देखना मेरी बात। अब ये है तो ये सी नहीं, ये सी, ये तो अपने बांड इधर होते हैं, लेकिन ये सी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जैसे यहां पर इस पर आया। और जो एक्स है ना, एक्स एक्स, मैं आपकी एक्स की बात नहीं करूंगा, सुनो आपके अपनी एक्सिस याद आ जाए। ये जो एक्स है इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब हमारे पास कहानी क्या है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ये जो हम कैटाइन की बात करते हैं ना, एक्चुअली ये होता है। तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, इसको हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं, इस इंटरमीडिएट को कहते हैं कार्बोकेट आयन, यानी कार्बोकेटाइन। इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन या कार्बोकेटाइन इसको कहते हैं। अच्छा, इसके एक और नाम भी है, जो नाम आपको पता होना चाहिए, इसको कहते हैं कार्बोनियम आयन, या दिस इज आल्सो कॉल्ड कार्बोनियम आयन। ये कार्बोनियम आयन है, और इसके बारे में हम बहुत सारी डिटेल में बातें करेंगे, क्योंकि ये हमारा, ये मैं बता रहा था कि इसके एमसीक्यूज अक्सर जो पास्ट पेपर में आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है, कुछ साल पहले ये। और जो भी ये टेस्ट बनाता था ना, ये जो वाला टेस्ट होता है, ये नाम है ये जो प्रैक्टिस टेस्ट होता है, जाके उसमें ये जरूर आया करता था, ठीक है। अच्छा, वही बातें करेंगे हमने जो फ्री रेडिकल की थी। फिर हम देखेंगे कि भाई यहां पर हम ये कैसे लिख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा लगाता हूँ कि आप लोग मोटिवेट हो थोड़ा सा, ठीक है, आप मेरे साथ रहिए और मोटिवेटेड रहिए। एनीवेज, हम बात करेंगे। हमने कहा कार्बोकेटाइन आप समझते हैं, जब कार्बन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको हम कहते हैं कार्बोकेटाइन। अगर आप कार्बन को देखिए तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन थे, इससे याद रखना। अब ये 3 बांड इसने बनाए हैं, सिग्मा बांड, लेकिन एक बांड नहीं है, न इसके इलेक्ट्रॉन्स है न इसके इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आता है ना एक, हम कहते हैं अब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर कहीं पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये आपको पता होना चाहिए ना कि इसका स्ट्रक्चर अब कैसा होगा। भाई हमारे पास sp2 हाइब्रिडेशन है, तो हम कहते हैं इसका स्ट्रक्चर होता है प्लेनर। क्या होता है, प्लेनर। sp3 हाइब्रिडेशन का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, sp2 का होता है प्लेनर, और sp का होता है लीनियर। ये 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये क्या है हमारे पास, हम वही बातें लिखेंगे जो हमने तो लिखी थी, लेकिन यहां पर हम क्या लिखेंगे, तो ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, प्लेनर होगा। देखो अभी कैसे हो जाता है, मैं इस कार्बन को दूसरे अंदाज में लिखता हूँ। ये कार्बन अब ऐसा हो गया, 1 2 3, एक ही प्लेन में ये जाके आ जाते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है 3, ये जो भी है कार्बन है या हाइड्रोजन जो भी है, लेकिन ये अब ये ऐसा हो जाता है। हम ये कहते हैं ना, ये हमारे पास प्लेनर हो जाता है। आप ट्राइगोनल प्लेनर कहें या इसको जो भी कहें, लेकिन ये हमारे पास ऐसे हो जाता है, ये ऐसे होता है असल में। अब गौर से 2 3 4 बात याद रखना। हमने ये कहा था ना कि वहां इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर होते हैं। क्या ये ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन्स हैं? नो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इवन। यहां पर क्या होता है, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इवन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सबसे पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, हम कहते हैं भाई यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इवन, और जब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो डायमैग्नेटिक होता है कि पैरामैग्नेटिक होता है, कंडक्टर में वो क्या होगा, वो डायमैग्नेटिक होगा कि वो पैरामैग्नेटिक होगा, तो क्या होगा। तो हमने पता है कि भाई अगर 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 क्या है, अगर कहीं पर वो है, अगर कहीं पर डायमैग्नेटिक है और इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो डायमैग्नेटिक है। ये क्या है, इसको हम कहते हैं ये डायमैग्नेटिक है। तो याद रखना जो पॉजिटिव ग्रुप वाला होता है वो डायमैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक, ठीक है, पैरा नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें या अनपैड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा ओके, अब हमने कहा ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम कहते हैं चूंकि पॉजिटिव चार्ज वाला है तो पॉजिटिव चार्ज वाले को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास एक और वो आया इंटरमीडिएट, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल,
इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल भी एक इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूटने के बाद हमारे पास जो चीज बनी इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब जब हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं, मैंने कहा इलेक्ट्रोफाइल डायमैग्नेटिक है, ये क्या है, डायमैग्नेटिक है। तो जब डायमैग्नेटिक है, हम जिस तरह हमने स्टेबिलिटी पढ़ी थी उसके लिए फ्री रेडिकल के, उसी तरह हम इसकी स्टेबिलिटी पढ़ेंगे। एक बात इसमें कॉमन है कि वन थिंग इज कॉमन इन वन थिंग इज कॉमन, वन पॉइंट इज कॉमन इन फ्री रेडिकल, मैं एफ आर लिखूंगा, फ्री रेडिकल एंड कार्बोकैटाइन, या मैं कहूंगा इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, वो क्या चीज है जो कॉमन है, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। वहां पर एक इलेक्ट्रॉन था दो के बजाय, यहां पर वो एक भी नहीं है। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इसका अब मुझे कहेंगे सर ये कहने का क्या, मैं चीजें लिंक कर रहा हूं आपको, कि जब लिंक हो जाती है ना, वो आपके जहन में जो पुराना है उसी से आप ये कर सकते हैं। अब क्यों, क्योंकि भाई हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटाइंस लिखना है, ये एमसीक्यू था, ये जो अक्सर स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ कार्बोकैटाइन। हम क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटाइन। सेम इज द केस, एक लड़की है, इसने कहीं शादी की है किसी के साथ फॉर एग्जांपल, ठीक है, और जाके वो तलाक लेती है। क्या करती है, तलाक। तलाक लेने के बाद एक्स चला गया, उसका अब एक्स हस्बैंड है या एक्स बॉयफ्रेंड है जो भी है, जाने के बाद जो उनके सपोर्ट तो वही करता था, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इस लड़की के तीन भाई हैं, इन तीनों की तीनों बेचारे गरीब है। क्या है, गरीब है। एक और लड़की है, वो भी ऐसा करती है, वो तलाक लेती है, या हस्बैंड मर जाता है या तलाक लेती है। लेकिन तलाक किस लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि आगे हमने इसको एक और जगह स्टोरी फिट करानी है आपको ऑर्गेनिक के कंसेप्ट में। अच्छा, इसका एक भाई अमीर है, इसको पैसे से देता है, ठीक है। अब एक और लड़की है और उसके दो भाई अमीर है, इसके दो भाई अमीर है, सॉरी ये आर में मैंने लगाना था, इसके दो भाई अमीर है, ठीक है। और आखिरी एक और लड़की की बात करते हैं, जिसके सारे के सारे भाई, यानी तीन भाई हैं उसके और सारे के सारे अमीर है। ये हो गया। अब आपको क्या लगता है, इन सब में, चारों में से, इन चारों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, आपके ख्याल में कौन हो सकता है, विच वन इज मोर स्टेबल। तो आप मुझे कहेंगे सर स्टेबल वही होगा ना जिसको सपोर्ट करते हैं। ये बेचारी, ये तो कुछ दिनों बाद जो है वो रोने पे आ जाएगी, क्योंकि इसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, या आपने कोई जरिया माश ढूंढेगी। लेकिन हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप मुझे कहेंगे सर ये दिस इज मोर स्टेबल देन दिस इज मोर स्टेबल एंड दिस इज दिस। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस टू दिस पॉइंट। आपको याद होगा ना, सेम इज द केस कि जो हमने फ्री रेडिकल में पढ़ा था। मैंने आपको कहा था ना कि जो आर ग्रुप है ना, दिस इज अ वेरी गुड, ये क्या है, ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है। ये क्या है, बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, तो इसलिए इनकी जो स्टेबिलिटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो इस पे डिपेंड करती है। तो आपको मैंने बताया भाई क्या चीज़ पे डिपेंड करती है, इस चीज़ पे डिपेंड करती है। अब क्लियर हो गया ना, ओके। अब आते हैं एक और चीज़ की तरफ। ये तो हो गया जनाब आपका ये वाला, कि हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, वो ये है। तो अब ये डायमैग्नेटिक है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये तकरीबन फ्री है, उसकी तरह है, फ्री रेडिकल की तरह है उस चीज़ में। और ये जाके अच्छा, ये मुझे बताओ ये रिएक्टिव होगा कि नहीं होगा। अब भी आर एक्स की बजाय, ठीक है, जब मैरिड एक लड़की है वो ज़्यादा स्टेबल होगी कि नहीं, जो तलाकशुदा है वो ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। या एक लड़की है उसका हस्बैंड है, वो ज़्यादा स्टेबल होगी जो सपोर्ट करता है, और एक ऐसी लड़की है जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाए, वो ज़्यादा स्टेबल होगी। ये दोनों मुझे बताना है आपने डिटेल में, भाई वो कौन ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। इसका मतलब ये हो, ये हो। अच्छा, ये हो गया। अब हम आते हैं एनाइन वाले की तरफ, इसकी तरफ। ये एनाइन नहीं है, तो जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा ना, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज,
अब इसको हम कहते हैं कार्बोकैटाइन। क्या कहते हैं इसको, सॉरी कार्बोएनाइन। ये क्या कहते हैं, देखो कार्बन है ना, कार्बन, उसे हम कार्ब लेते हैं और साथ में हम लिखते हैं एनाइन, NION, तो कार्बेनाइन, कार्बेनाइन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कार्बेनाइन, तो हम इसको कार्बेनाइन कहते हैं। अच्छा, कार्बेनाइन तो हमारे पास अब आया, हमारे पास क्या आया, दो चीजें आई, एक हमारे पास आया क्या, कार्बोकैटाइन, और दूसरा हमारे पास आया कार्ब एनाइन आया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, कार्बोकैटाइन को तो हम कार्बोनियम आयन कहते थे, उसको हम क्या कहते थे, कार्बोनियम आयन कहते थे। और ये जो कार्बन आयन है, इसका कोई दूसरा नाम है, हाँ जी है ना, इट हैज अनदर नेम, इसको हम कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड कार्बेनियम आयन। ओ, नाम क्या है, कार्बे बे, और यहां कार्बो। जरा मैं इसको कलर चेंज करता हूं कि आपको ये क्लियर हो। यहां पर मैं लिखता हूं ओ, ठीक है, यहां मैं लिखता हूं क्या, ए। ये दोनों में ये डिफरेंस है, ये कार्बोनियम है और वो क्या है, वो कार्बेनियम है। इसको, इसकी स्पेलिंग क्या है, CARBANIUM, कार्बेनियम, कार्बेनियम आयन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि कार्बन विद नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ये कार्बन विद नेगेटिव चार्ज। अच्छा, ये चीजें मैं अब जल्दी जल्दी पढ़ाता हूं, क्योंकि देखो वही बात है मैं करूंगा। कार्बन नेगेटिव चार्ज का मतलब ये हुआ कि बॉन्ड टूटा और दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर आ गए, दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर आए, इसको हम इसलिए कहते हैं कार्बेनियम। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है नवाबना, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन रिच चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब ये है कि जब कार्बेनियम, कार्बेनियम आयन बनता है ना, कार्बेनियम या कार्बेनाइन बनता है, वो न्यूक्लियोफाइल होता है, कार्बोकैटाइन इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन रिच है। अच्छा, बातें और करेंगे, और भी बातें करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ऑड होगा कि इवन होगा, कैन यू टेल मी, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ की इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्या ख्याल है। आप मुझे कहेंगे सर यहाँ पर हम इवन नंबर होगा ना, चलो मुझे बताइएगा, ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। चलो उससे पहले मैं दो बातें आपको बताता हूँ, बाकी मेरे ख्याल में आपको पता होना चाहिए। वैसे आपको पता होगा कि दो इलेक्ट्रॉन है तो ऑड है कि इवन है, लेकिन याद रखना, देखो यहां पर गौर से मेरी बात सुनना, यहां पर एक बाण बनाया, दूसरा बाण बनाया, तीसरा बाण बनाया, तो जो हाइब्रिडेशन होती है ना वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, ना कि वो एटम्स की वजह से होती है। दो 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 और दो, तो चार पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा तो उसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, याद रखना, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है, ये भी हमें पता चल गया। अच्छा, हाइब्रिडेशन sp3 है, इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल है, और इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने खुद ही बता दिया, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इवन होगा, इसको हम क्या कहेंगे, डायमैग्नेटिक। यस, दिस इज डायमैग्नेटिक। इसको क्या कहेंगे हम, दिस इज डायमैग्नेटिक कहते हैं, दिस इज डायमैग्नेटिक। अब सब चीजों को जाके वाइंड अप करके देख लेना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो मैंने आपको कहा था। लेकिन यहां पर दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने ये स्टेबिलिटी पढ़ी ना, तो इसकी भी स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, इसकी स्टेबिलिटी पढ़ी है एक की, तो दूसरी की स्टेबिलिटी भी हम जरूर पढ़ेंगे, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। ओके, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम क्या पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन या कार्बोनियम आयन पढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरमीडिएट में एक और नाम भी ऐड हो गया, और उसका नाम क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल है ना, हम इसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, बल्कि न्यूक्लियोफाइल के बजाय या इलेक्ट्रोफाइल के बजाय ये इसको कार्बोकैटाइन और कार्बेनाइन कहेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसको मैं क्या कहूँ, कार्बोकेट आयन और कार्ब एन आयन, ठीक है। ये मैं अलग अलग इसलिए कहता हूँ कि आपको क्लियर हो कि भाई ये कार्बोकैटाइन है, कार्बोकैटाइन और कार्ब एनायन, कि आप इसको इजीली क्या कर सकें, इजीली आप इसको याद कर सकें। इसका मतलब ये है, ये क्या हुआ, ये न्यूट्रल होता है, ये क्या होता है, ये कार्बोकैटाइन पॉजिटिव होता है,
और ये नेगेटिव होता है। ये हमारे पास है टी। ये हमारे पास क्या है? दीज आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ये जो स्टेबिलिटी हमने लिखी है ना, 3 किसी के लिए हम स्टेबिलिटी लिखी है, तो ये जो स्टेबिलिटी है ना, ये डिपेंड करती है कुछ चीजों पे। नंबर 1 रेजोनेंस। किन में रेजोनेंस है ना बाबा? ना, डबल बॉन्ड जरूरी है रेजोनेंस के लिए? नहीं है। अल्केन में रेजोनेंस कहां से है? एक और चीज होती है जिसको कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। एक कंजुगेशन है, एक हाइपर कंजुगेशन है। तो हाइपर कंजुगेशन की बात हम किसी टाइम कर लेंगे, ठीक है? लेकिन अभी आप थोड़ा सा इसको वो करें, मतलब कि जो हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं ना, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, और जो इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। क्या है नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप? तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर हमारे लिए क्या है? ये नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स है। तो सबसे पहले भाई बताओ नंबर ऑफ आर ग्रुप्स। आर, तो आर जो होता है ना, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या है? देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मैंने बताया आपको। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को कहते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये लफ्ज अगर आपके लिए मुश्किल है या आप नहीं समझते हैं तो इग्नोर करें। इतना समझ सकते हैं कि अगर आर ज्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो समझो भाई ये स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे हमने कहा आर ग्रुप, और कम है तो कम। उसके साथ बाकी चीजें हैं ना, वो बस आप लिखिए अपने साथ, क्योंकि यहां पर इसकी जरूरत नहीं है। नंबर 1 रेजोनेंस। क्या है? रेजोनेंस। नंबर 2 हम कहते हैं भाई क्या होना चाहिए? अब रेजोनेंस है हाइपर कंजुगेशन। ये कंजुगेशन होती है एक हाइपर। नहीं समझ आ रही है तो मैं आपको समझाता हूं आगे, ठीक है? हाइपर, जो जहां पर आपको मुश्किल लगता है ना, उसको इग्नोर किया करें उस टाइम के लिए जो मैं आपको कहूं। ये है, ठीक है? अब सेम टू सेम हम लिखेंगे सेम चीजें। अब ये तो कार्बोकेटाइन के लिए हो गया, लेकिन कार्बोनाइन के लिए हम क्या करेंगे? तो हम अगर कार्ब एनायन के लिए ये पढ़ते हैं, यानी कार्बोनाइन, इसके लिए पढ़ते हैं ना, ये उल्टा करें। उल्टा कैसे करेंगे? देखो हम कहेंगे ना कि अगर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला है, ये मोर स्टेबल है। क्या है? मोर स्टेबल है। लेकिन अगर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला है, मतलब आर ग्रुप्स, यहां पर मैं आर इसके साथ लिखूंगा वैसे आसानी के लिए, कि जितनी ज्यादा आर ग्रुप्स होंगे ना, आर ग्रुप, क्या रखना, दिस इज लेस स्टेबल। इस पॉइंट को समझिएगा, इतना मुश्किल नहीं है, ये लेस स्टेबल है, ठीक है? अब अगर आप कहेंगे सर ये कार्बोकेटाइन की बजाय कार्बोनाइन करते हैं, और मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे करता हूँ, यार ये नहीं है ऊपर वाला, ये कार्बोनाइन करो। मेरा मतलब ये हुआ कि अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ, तो ये इधर से मैं ये दिया, और एक कार्ब के बाद मैं लिखूँ ना एन आयन, ठीक है? क्लियर हो गया? अब यहां मैंने कार्बोनाइन को अगर हम इसको नेगेटिव नेगेटिव करें, ठीक है, और स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनाइन करें, अब दिख रहा, हमने ये कहा ना यहां पर कि ये क्या है, लेट्स आर ग्रुप मोर स्टेबिलिटी। ये कार्ब एनाइन की बात करते हैं, स्टेबिलिटी कार्बोनाइन की बात करते हैं या कार्बोनियम आयन की बात करते हैं, ठीक है? अच्छा, ये हो गया। हम कहते हैं भाई इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? देखो आर ग्रुप कहां पर सबसे कम है, तो आप कहेंगे सर यहां पर कम है। ये हम लिखेंगे ऐसा, ये हम लिखेंगे ऐसा, ये द लीस्ट स्टेबल है। ये क्या है? ये लीस्ट स्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। क्यों कम है? बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ आर ग्रुप्स, देयरफॉर। मैंने आपको जो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल बताई, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताई, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन बताई, ये हमारे पास 3 इंटरमीडिएट हो गई जो कि हमने आज के इस लेक्चर में कवर किए हैं। अब इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज बताता हूं आपको, ये आपको याद हुई तो भी ठीक है, ना याद हुई तो भी इतनी ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। देखो मैंने वो कहा था ना, कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन जो दोनों है, इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर तकरीबन सेम है। दे हैव द सेम स्टेबिलिटी ऑर्डर, कि भाई जितने आर ग्रुप है तो उतनी ज्यादा स्टेबल है। तो कार्बोकेटाइन और कार्बन फ्री रेडिकल के लिए दोनों के लिए सेम है। उसकी वजह यह है कि दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस वजह से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और ये जो फ्री रेडिकल है वो सेम है, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल सेम है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। मैंने बताया आपको ये सारी चीजें, दोनों स्टेबल। लेकिन इसमें एक और बात है, याद रखना, अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड वाला फ्री रेडिकल है, दैट विल बी द लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल ये है। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। डबल बॉन्ड वाला उससे ज्यादा स्टेबल, सिंगल बॉन्ड वाला उससे भी ज्यादा स्टेबल, ठीक है? अब देखना, अब अगर आप इसको देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हम जब इस तरफ आते हैं, देखो दिस इज द लीस्ट स्टेबल। ये क्या है? लीस्ट स्टेबल। हमने कहा ना कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे हमने आपको कहा था कि भाई रेजोनेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेजोनेंस होगा तो कहां होगा? देखो डबल बॉन्ड वाला
ज्यादा स्टेबल, लेकिन सिंगल बॉन्ड वाले उससे भी ज्यादा। अब फिर हमने कहा कि जितनी ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट वाले हैं ये, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ज्यादा स्टेबल होगा। इधर यहां पर 3 है तो ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, इससे भी ज्यादा कोई स्टेबल होगा? हाँ जी, अगर जो ये है, ये जो C है इसके साथ एक डबल बॉन्ड है और फिर CH2 है, दिस इज मोर स्टेबल। लेकिन एक और बात बताऊं मैं आपको कि अगर इस जो कार्बन है, कार्बन हम ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे, ये फ्री रेडिकल है, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, और कंसिडर करिए यहां पर फिनाइल ग्रुप्स अटैच है, यानी बेंजीन ग्रुप अटैच है। ये ग्रुप नहीं है, इसको ये है, ये दिस इज मोर स्टेबल है क्योंकि यहां पर रेजोनेंस है अंदर। ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, ये नहीं यहां से ये लिखा है, तो अगर इसको हटा के आप इधर भी बेंजीन लगाते, ये वाला, दिस इज मोर स्टेबल। लेकिन अगर आप इसको हटा के इधर भी बेंजीन ग्रुप लगाते हैं, ओहो हो, दिस इज द मोस्ट स्टेबल। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस मैंने बताया था आपको इससे पहले, रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा वहां पर स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। यू अंडरस्टैंड? तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। और याद रखना, अगर इस लेक्चर से आपको फायदा हुआ है, कुछ नया सीखा है, या अच्छा सीखा है, या रिवीजन हो गई है और आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है, इसके बाद आप पे एक फर्ज है। फर्ज ये है कि इस लेक्चर को, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक फैलाएं, इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक फैलाएं कि ऐसी है अली कोचिंग एकेडमी और अली सीरीज बुक्स जो यूट्यूब चैनल है, इनको जरूर फॉलो करें। नंबर 1। नंबर 2, आपने alicoachingacademy.com वेबसाइट को भी फैलाना है, यहाँ पे फर्ज है। ठीक है, इस सब के जरिए का हिस्सा बनिएगा और मिलेंगे इंशाल्लाह रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स, यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह।